हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पाइथन लैंग्वेज को कंप्लीट करेंगे और जितना भी इसका इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। आपको अगर रिवीजन करनी है पाइथन को लेके और साथ में अगर आपने पाइथन लैंग्वेज को अभी तक हाथ भी नहीं लगाया तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। इस एक वीडियो में आपको जो भी मैं बताऊँगी आपको सिर्फ उसे सुनना है, समझना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी मैं आपको लास्ट में करवाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि पाइथन लैंग्वेज को डेवलप किसने किया था। ये डेवलप की गई थी गुइडो वैन रोसम के द्वारा। इसे डेवलप किया गया था। इसे कब डेवलप किया था? 1991 के अंदर पाइथन लैंग्वेज आ गई थी। इसे डेवलप कर दिया गया था और जिस लैब में इसे डेवलप किया था उस लैब का नाम है CWI। इसका फुल फॉर्म है सेंट्रम विस्कुंडे एंड इन्फॉर्मेटिका। अब इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा वो अलग बात है। बाकी ये लैब थी, 1991 के अंदर इसे डेवलप किया था। वैज्ञानिक का क्या नाम था? गुइडो वैन रोसम। बात करेंगे पाइथन के वर्ज़न की, तो जो पाइथन के वर्ज़न शुरू हुए हैं इसमें पाइथन 1.0 जो है वो रिलीज़ हुआ था 94 के अंदर। देन पाइथन के फिर बीच में वर्ज़न भी आए थे और 2.0 वर्ज़न आया था 2000 के अंदर। पाइथन 3.0 जो अभी चल रहा है, थर्ड वर्ज़न अभी चल रहा है इसका, ये लॉन्च कब हुआ था? 2018 में। लेटेस्ट वर्ज़न की अगर बात करें तो 3.10.4 ये इसका भी लेटेस्ट वर्ज़न चल रहा है पाइथन का। पाइथन के मेजर फीचर की अगर हम बात करें, नंबर वाइज हम एक एक फ़ीचर इसका समझेंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन आपका फ़ीचर से आ जाता है कि पाइथन किस तरह की लैंग्वेज है। सबसे पहली बात, इसको लर्न करना, याद करना या फिर इसको यूज़ में लेना बहुत ही ज़्यादा इजी है। इसमें आपको कोई सेमीकोलन, किसी तरह के एक्सेस स्पेसिफायर वगैरह यूज़ नहीं लेने होते। जैसे अगर आपको कोई प्रिंट करवाना है, प्रिंट करने के लिए आपको नॉर्मल कमांड देनी है, प्रिंट वर्ड लिखना है और ब्रैकेट। अब इस ब्रैकेट में आप कुछ भी प्रिंट करना चाहते हो, जैसे आपने 2 प्रिंट करना है तो 2 लिख दो। अगर आपने कोई वैल्यू डाल रखी है, ए में 2 डाल रखा है तो वो 2 आप ऐसे भी प्रिंट करवा सकते हो। नॉर्मल आप वेरिएबल का नाम इस प्रिंट वाले ब्रैकेट के अंदर दे दो तो भी आपको क्या मिलेगा? 2। ईज़ी टू लर्न है। इसका जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होता है ना, वो जब हम पूरा पढ़ लेंगे तब आपको समझ आ जाएगा। ये बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है। इसमें आपको ज़्यादा समझने की, ज़्यादा ऐसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं होता, याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। फर्स्ट इसका फीचर है ईजी टू लर्न। दूसरा फीचर हमें क्या देखने को मिलता है, जो पाइथन है वो फ्रीवेयर है एंड सोर्स ओपन सोर्स लैंग्वेज है। फ्रीवेयर मतलब वो आपको फ्री में उपलब्ध है, आपको उसके लिए कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। और ओपन सोर्स का मतलब होता है आपको उस प्रोग्रामिंग का कोड जो है वो फ्री में मिलेगा। इस कोड में आप कुछ ना कुछ और ऐड करके, कुछ इसमें से डिलीट करके, जो भी आपको इसमें कुछ अमेंडमेंट करना है वो करके, कस्टमाइज़ करके आप इसको मार्केट में बेच सकते हो, सेल कर सकते हो। ठीक है, ये भी इसमें अलाउड होता है। कोई यहाँ पे किसी तरह का आपके ऊपर कोई केस नहीं होता कि पाइथन का जो कोड है आपने वो चोरी कर लिया। इस एक फ़ीचर को हम बोलते हैं ओपन सोर्स, जिसमें आप कोड के अंदर कुछ कस्टमाइज़ करके उसको मार्केट में सेल कर सकते हो। नंबर 3 पे बात करेंगे इसके फ़ीचर की। ये क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है। अब ये क्रॉस प्लेटफॉर्म क्या होता है? प्रत्येक प्लेटफॉर्म के साथ में ये कंफर्टेबल है। जैसे जावा के कोड के अंदर अगर हमें कोई पाइथन की फंक्शनैलिटी को मिलाना है तो हम पाइथन का कोड इसमें आराम से मिला सकते हैं। ये दोनों मिलके एक नई पाइथन बना देते हैं, जे पाइथन। ठीक है, सी के कोड के साथ भी आप पाइथन लैंग्वेज को मिला सकते हो। किसी भी तरह की प्रोग्रामिंग है, कोई भी लैंग्वेज में कोड लिखा है, उनके साथ में आप इसको मिला के एक नया इसको स्वरूप आप दे सकते हो। सी के साथ मिलके ये सी पाइथन बन जाती है। तो इस तरह से प्रत्येक जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, सी है, जावा है, .NET है, C# है, रूबी है, तो इन सब प्लेटफॉर्म के ऊपर जो लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं उन सब के साथ जावा कंफर्टेबल है, इसलिए इसे बोला जाता है क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज। नंबर 4 पे इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर डायनामिकली, ये एक टाइप्ड लैंग्वेज है। अब डायनामिकली टाइप क्या होता है? देखो, ये आपको अच्छे से समझना है डायनामिकली टाइप का क्या मतलब है। आपको जब हमने सी के अंदर बात करते हैं
कोई वेरिएबल डिक्लेयर करने की। अगर आपको इंटीजर नंबर सेव करना है तो आप इंटीजर डेटा टाइप मेंशन करके देन वेरिएबल का नाम देते हो, उसमें कैसी वैल्यू डालोगे, सिर्फ इंटीजर वैल्यू। बट पाइथन डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, अपने आप इसका टाइप जो है वो डिफ़ाइन हो जाता है। आपको सिर्फ एक वेरिएबल का नाम लिखना है और उसमें वैल्यू डालनी है। अब जब हम ए में 2 डालेंगे तो उसका टाइप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इंटीजर टाइप का हो जाएगा। अगर आप इस ए में इन्वर्टेड कोमा में हेलो डालोगे तो ये किस तरह का एक वेरिएबल हो गया, ये हो गया स्ट्रिंग। अगर आप ए के अंदर 5.5 एंटर करोगे तो ये कैसे वेरिएबल का टाइप हो गया, ये हो गया फ्लोट वेरिएबल। अपने आप इसका टाइप डिफ़ाइन हो जाता है। आपकी हेडेक ख़त्म है कि आपको पहले उसका टाइप बताना है, देन टाइप बताने के बाद आपको वैल्यू पुट करते टाइम पे भी ध्यान रखना है कि हम सही टाइप की वैल्यू ही डालें। अब इसमें अगर आप ये जो सेमीकोलन है ये लगाते हो तो लगाना ज़रूरी नहीं है, अगर लगाते हो तो कोई एरर भी नहीं आती। बहुत ही ईजी टू यूज़ लैंग्वेज है, ईजी टू लर्न लैंग्वेज है। इस वजह से पाइथन इतनी ज़्यादा पॉपुलर होती जा रही है और आज के टाइम में अगर हम बात करें तो पाइथन मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज के अंदर मानी जाती है। नंबर 5 पे हम बात करेंगे, जो पाइथन है वो एक तरह की हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नंबर 6 पे बात करेंगे, ये प्रोसीजर ओरिएंटेड भी है। सी जो है वो स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है, C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। वैसे ही पाइथन प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज भी है और साथ में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज भी है। दोनों की ही जो क्वालिटीज़ होती हैं, दोनों के ही जो फीचर होते हैं वो दोनों ही पाइथन में अवेलेबल हैं। तो ये इसके कुछ फीचर हैं जिनके ऊपर आपको मेन फोकस रखना है। इसमें मेन क्या है, फ्रीवेयर है, साथ में ये ओपन सोर्स लैंग्वेज है, क्रॉस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करती है और डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। इसमें आपको किसी तरह से किसी भी वेरिएबल फंक्शन का टाइप बताने की ज़रूरत नहीं है। ईजी टू यूज़ है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोसीजरल ओरिएंटेड भी है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है। अब देखो, पाइथन के कोड को हम जब अदर लैंग्वेज के साथ में मिक्स करते हैं तो हम किस तरह से अदर पाइथन को बनाते हैं। नंबर 1 पे हम बात करेंगे जावा के साथ में अगर हम पाइथन को मिक्स करें या इन दोनों के कोड को हम एक साथ में लेके कुछ नया प्रोग्राम बनाएं, सॉफ्टवेयर बनाएं, तो वो हो जाएगी जे पाइथन। नंबर 2 पे अगर आप सी के साथ में पाइथन के कोड को ऐड करते हो तो वो हो जाएगी सी पाइथन। नंबर 3 पे आप रूबी लैंग्वेज में यदि आपने कोई कोड लिखा है, आप उसको पाइथन कोड के साथ में भी अटैच करना चाहते हो तो वो हो जाएगी रूबी पाइथन। नंबर 4 पे सी शार्प के साथ में, .NET के साथ में यदि आप पाइथन को ऐड करोगे, उसमें पाइथन का नाम क्या हो जाएगा, आयरन पाइथन। इस तरह से हम किसी अदर लैंग्वेज के साथ में भी पाइथन के कोड को लिख सकते हैं, उसे यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ नाम आपको ध्यान रखने हैं। अब पाइथन का कोड आप जहाँ पे लिखोगे, वो प्रोग्राम जो है, कोड लिखने के लिए हमें कोई ना कोई सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है और जिस सॉफ्टवेयर के ऊपर प्रोग्राम का कोड लिखा जाता है किसी भी लैंग्वेज में, उसे आपको ध्यान होना चाहिए, हम बोलते हैं IDE। इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इसे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट बोलते हैं। IDE एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर वो हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम पाइथन के कोड को लिख सकें। प्रत्येक भाषा की अपनी अलग अलग IDE सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे सी का कोड आप कहाँ पे लिखते हो, आपने सुना होगा टर्बो सी और क्विक सी। काफ़ी सारे सी के जो हैं IDE अवेलेबल हैं। यहाँ पे हम प्रोग्राम को चेक करते हैं, कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, कोड लिखते हैं, सब कुछ करते हैं। पाइथन के कुछ मोस्ट पॉपुलर जो IDE हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। नंबर 1 पे देखो, आप ध्यान करना, अब इन सॉफ्टवेयर के आपको नॉर्मल नाम पता होने चाहिए, क्योंकि कहीं पे भी किसी ऑप्शन में आ जाए कि कौन सा एक पाइथन का IDE सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे हम एटलीस्ट उसको एलिमिनेट कर सकें। नंबर 1 पे है जेंगो। नंबर 2 पे फ्लास्क, ये S है बीच में, फ्लास्क। नंबर 3 पे फाल्कन। नंबर 4 पे बॉटल। नंबर 5 पे पांडाज। नंबर 6 पे नम्फी। नंबर 7 पे
मैटप्लोटलिब, ये कुछ इसके IDE सॉफ्टवेयर हैं, इनके नाम हमें ध्यान रखने हैं। ठीक है, मैं आपको फिर बता रही हूँ, नाम आप ध्यान रखना कि कहीं पे हमें कोई ना कोई नाम में ये कंफ्यूज कर सकते हैं। अब पाइथन का जो एक हम IDE की बात करेंगे, IDLE। IDLE खुद भी एक क्या है, ये भी एक IDE है पाइथन की। इसमें हमें दो तरह के फ्रेमवर्क मिलते हैं, दो तरह के मोड ये सपोर्ट करता है, 2 मोड। ठीक है, कौन कौन से मोड? नंबर 1 पे इंटरैक्टिव मोड और नंबर 2 पे स्क्रिप्ट बेस्ड मोड। इंटरैक्टिव मोड में आपको पूरा कोड लिखना है अच्छे से, उसको पूरा चेक करना है, कंपाइल करना है, देन रन करना है। स्क्रिप्ट बेस्ड मोड, जैसे हम बात करते हैं ना CMD कमांड्स के लिए, कमांड प्रॉम्प्ट होता है, वहाँ पे एक लाइन लिखी, एंटर किया, उसका रिज़ल्ट आ गया, दूसरी लाइन लिखी, एंटर किया, रिज़ल्ट आ गया। एक एक लाइन के ऊपर हम क्या करते हैं, कोड को चेक करते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। ये दोनों ही मोड IDLE जो IDE है पाइथन की, वो सपोर्ट करती है। अब पाइथन का जो कोड आप लिखते हो, मेन कोड को बोला जाता है सोर्स कोड। जो हम भी लिखते हैं, हम प्रिंट स्टेटमेंट देते हैं, स्कैन करते हैं, यूज़र से इनपुट लेते हैं, यूज़र को आउटपुट प्रोवाइड करवाते हैं, वो सब चीज़ें सोर्स कोड हो जाएंगी, पूरा का पूरा जो आपने कोड लिखा। अब इस सोर्स कोड का एक्सटेंशन क्या होता है, .py। .py से आप इस सोर्स कोड को सेव करोगे तो वो पाइथन की फ़ाइल मानी जाती है। देन क्या होता है, इस मेन कोड के ऊपर कंपाइलेशन प्रोसेस होती है कंपाइलर के द्वारा, और ये कोड बदल जाता है सोर्स कोड बाइट कोड के अंदर। अब ये नाम आपने जावा के अंदर सुना होगा कि जावा का कोड भी ऐसे ही होता है कि मेन पहले जो सोर्स कोड है जावा का वो बाइट कोड में बदलता है, देन आप उस बाइट कोड को ही आगे अलग अलग मशीन्स पे देते हो एग्जीक्यूट करवाने के लिए। ठीक है, तो ये बाइट कोड हमें मिलेगा, इसका एक्सटेंशन क्या होता है, .pyc, और यहाँ पे काम करता है अब पाइथन का खुद का अपना इंटरप्रेटर, जिसका नाम भी क्या होता है, पाइथन इंटरप्रेटर। और ये इंटरप्रेटर इस पर्टिकुलर बाइट कोड को मशीन कोड में बदल देता है, और बदलने के बाद हमें यहाँ पे exe जो एक फ़ाइल होती है, एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल होती है, वो उस प्रोग्राम की मिल जाती है। इस बाइट कोड को अलग से सेव करने का फ़ायदा क्या होता है भाई, आप किसी भी अनजान बंदे को अपना सोर्स कोड दे दोगे, आपने जो कोड लिखा मेहनत करके 40-50 पेज का आपने पूरा कोड लिखा, वो बना बनाया कोड किसी इंसान को देना, वो हो सकता है उसको मार्केट में वो अपने नाम से बेचने लग जाए। तो बीच में हमने एक रास्ता निकाला बाइट कोड का। अब ये फैसिलिटी शुरू की गई थी जावा के अंदर। जावा भी सेम इसी फ्रेमवर्क पे काम करता है। जावा का कोड भी जो है वो सिक्योर है, इस वजह से उसका भी बीच में हम बाइट कोड जनरेट करते हैं, बाइट कोड ही आपको मिलता है। और ये जो बाइट कोड है वो आगे पर्टिकुलर जिस मशीन पे इंस्टॉल होगा उसी के अनुसार उस कोड को मशीन भाषा में चेंज कर देता है। ये बाइट कोड नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा नहीं होता, इसलिए किसी के समझ भी नहीं आता। ठीक है, इतनी चीज़ हमें ध्यान रखनी है। बाइट कोड का जो पाइथन लैंग्वेज में लिखा हुआ है उसका एक्सटेंशन .pyc होता है, सोर्स कोड का .py होता है, और जब बाइट कोड को बदलते हैं मशीन भाषा में 0101 की भाषा में, उसे प्रोग्राम को हम जब मशीन पे चाहते हैं कि वो उस मशीन पे रन हो जाए, तब हमें मशीन कोड की रिक्वायरमेंट होती है। अब पाइथन कैसे कैरेक्टर सेट को सपोर्ट करता है, जैसे C जो है और C++, ये दोनों ही लैंग्वेज क्या करती हैं, आपने सुना होगा आस्की कोड के अंदर इनपुट लेती है, आस्की कोड में आउटपुट देती है। जावा की अगर बात करें तो जावा कौन सा कोड यूज़ करती है, यूनिकोड। यूनिकोड में भी दो मैंने आपको वर्ज़न बताए थे, UTF-16 और UTF-8। जावा UTF-16 को यूज़ करती है। बात करेंगे आज जो हम लैंग्वेज पढ़ रहे हैं पाइथन, ये भी यूनिकोड को सपोर्ट करती है, यूनिकोड में इनपुट लेती है, आउटपुट देती है। तो ये कोडिंग स्कीम कौन से वाली यूज़ करती है, UTF-8। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमें पाइथन की पता होनी चाहिए। अब इन दोनों का मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपको थोड़ा कंपेयर भी मैं करवा के चलूँगी सी के साथ में। सी हमने पढ़ रखी होती है और पाइथन थोड़ी हमारे लिए नई लैंग्वेज है, इसलिए हम सी के साथ में इसको कंपेयर कर करके सारी चीज़ें समझ लेंगे तो हमें जल्दी समझ आ जाएंगी।
नोट करके आपको यहाँ पे एक बात लिखनी है कि पाइथन लैंग्वेज केस सेंसिटिव होती है। यदि आप इसमें कोई ए नाम से ऐसे वेरिएबल बनाते हो और एक ए नाम से ऐसे वेरिएबल बनाओगे, दोनों के मतलब अलग हैं, दोनों को मेमोरी में अलग जगह मिलेगी, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो ये होता है इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। इस इंट्रोडक्शन में भी सी जो पाइथन है वो केस सेंसिटिव है, कौन सी कोडिंग स्कीम को यूज़ करती है, सोर्स कोड का एक्सटेंशन क्या होता है .py, बाइट कोड में चेंज करती है, देन इंटरप्रेटर जो है पाइथन नाम का, पाइथन नाम से ही है वो क्या करता है, मशीन भाषा में कन्वर्ट कर देता है। दो मोड के अंदर जो IDLE एक पाइथन का IDE है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, जहाँ पे हम कोड को लिखते हैं, वो दो मोड हैंडल करता है या फिर सपोर्ट करता है, इंटरैक्टिव मोड और स्क्रिप्ट बेस्ड मोड। और ये कुछ इसके मैंने आपको IDE सॉफ्टवेयर के नाम बता दिए। अदर लैंग्वेज के साथ में भी हम पाइथन के कोड को ऐड कर सकते हैं, जे पाइथन, सी पाइथन, रूबी पाइथन और आयरन पाइथन। पाइथन जो है वो प्रोसीजर ओरिएंटेड भी है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को भी सपोर्ट करती है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, साथ में डायनामिकली टाइप्ड है। इसमें आपको कोई वेरिएबल या फिर फंक्शन पहले से उसका टाइप बताने की ज़रूरत नहीं है। क्रॉस प्लेटफॉर्म वाली लैंग्वेज है, अदर लैंग्वेज के साथ में काम करती है, फ्रीवेयर है, साथ में ओपन सोर्स है। तो इसके कोड को हम किसी भी तरीके से कस्टमाइज़ करके मार्केट में अपने नाम से भी बेच सकते हैं। और इसकी जो सबसे अच्छी और सबसे जो खूबी है वो क्या है, पाइथन ईजी टू लर्न है। अब हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम करते हैं उनके टोकन्स की बात। टोकन्स में क्या क्या आ जाते हैं, किसी प्रोग्रामिंग भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है टोकन। टोकन में आइडेंटिफायर, कीवर्ड, लिटरल, डेटा टाइप, ऑपरेटर, ये सब आ जाएंगे। उनको अब हम शुरू करते हैं। टोकन्स होते क्या हैं, प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन जो आपने लिखा है उसकी सबसे छोटी इकाई को हम बोलते हैं टोकन। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी इंस्ट्रक्शन या फिर कोई प्रोग्राम। टोकन होते कौन कौन से हैं, जैसे कीवर्ड, आइडेंटिफायर, डेटा टाइप, लिटरल्स, ऑपरेटर, ये सब होते हैं एक लैंग्वेज के अंदर टोकन। एक एक करके इन सारों के बारे में जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो देख लेंगे। तो आइडेंटिफायर में कीवर्ड देखो, कीवर्ड में क्या चेंज होता है, सी से और पाइथन में दोनों में आपस में क्या चेंज होगा। सी में कितने कीवर्ड होते हैं, 31। यहाँ पे कीवर्ड होते हैं 33। 2 कीवर्ड यहाँ पे ज़्यादा हैं। अब बेस जब आया था इसका मेन जो पहले बेस आया था उसमें 33, अभी की अगर बात करें तो 36 हैं कीवर्ड। वो हमें ध्यान नहीं करना क्योंकि जो लैंग्वेज में क्वेश्चन आता है वो आता है बेस से, ठीक है। ये बात हो गई कीवर्ड की। कीवर्ड 33 है, वो आप कीवर्ड की अगर आपको देखने हैं कौन कौन से कीवर्ड हैं उसके लिए आप लिस्ट निकाल लेना नेट से। नंबर 2 पे हम बात करेंगे आइडेंटिफायर की। आइडेंटिफायर में क्या क्या चीज़ें अलाउड होती है, अल्फ़ाबेट अलाउड होता है, डिजिट अलाउड होती है 0 से 9, साथ में एक सिंबल अलाउड होता है हाइफन, डैश नहीं है ये, हाइफन सिंबल है। सी में ये तीनों चीज़ें अलाउड थी, यहाँ पे भी तीनों चीज़ें अलाउड हैं। बट आइडेंटिफायर का नाम कहाँ से शुरू करना होता है। पहली बात, आइडेंटिफायर होता क्या है, तो किसी भी वेरिएबल का नेम या फिर किसी फंक्शन का नाम या फिर किसी एरे का नाम, कोई प्रोग्राम का नाम, क्लास का नाम, स्ट्रक्चर का नाम, इन सब चीज़ों को हम बोलते हैं आइडेंटिफायर। जिस नाम से उसको हम आइडेंटिफाई कर पाएँ। तो आइडेंटिफायर जब आपको करने के लिए एक नाम देना पड़ेगा किसी वेरिएबल को, उसका नाम देने के लिए भी कुछ रूल्स होते हैं। अल्फ़ाबेट और हाइफन से ही आप नाम को शुरू कर सकते हो। स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं हम, आप स्टार्टिंग कैसे कर सकते हो, या तो कोई अल्फ़ाबेट से या फिर हाइफन से, ठीक है। सी में क्या था, ये दोनों ही अलाउड थे, बट पाइथन के अंदर हाइफन से अगर आप किसी वेरिएबल का नाम देते हो, मान लेते हैं ABC, हाइफन ABC, तो इस वेरिएबल को अपने आप ही बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट वेरिएबल मान लिया जाता है। ये फ़र्क है सी और पाइथन में। और अल्फ़ाबेट से अगर आप शुरू करते हो ABC, A-BC, तो ये भी नॉर्मल वेरिएबल, ये भी नॉर्मल वेरिएबल, मगर हाइफन से शुरू करते ही वो वेरिएबल कैसा हो जाएगा, प्राइवेट। अब प्राइवेट की कुछ दिक्कत होती है, वो उसी ब्लॉक में एक्सेस होगा, प्राइवेट लोग ही, प्राइवेट मेंबर ही उसको एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। आइडेंटिफायर में हमें एक चीज़ ये ध्यान रखनी है। नंबर 3 पे हम बात करेंगे
लिटरल। यहाँ पे लिटरल कौन कौन से होते हैं, सबसे पहली बात करेंगे इंटीज़र लिटरल की। अब इंटीज़र में भी 3 होते हैं, एक होता है डेसिमल, एक होता है ऑक्टिल और तीसरा होता है हेक्साडेसिमल। ये तीनों यहाँ पे भी हैं। नंबर 2 पे लिटरल होता है फ्लोट। अब फ्लोट लिटरल पाइथन में अलाउड है, बट एक लिटरल यहाँ पे अलाउड नहीं है, वो है डबल। ठीक है, फ्लोट का ही एक रूप जो हम डबल के रूप में सी में देखते हैं, वो यहाँ पे बिल्कुल भी अलाउड नहीं है पाइथन में। ठीक है, ये यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है। नंबर 3 पे हम देखेंगे, यहाँ पे एक नया लिटरल है कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं, जैसे 3 + 2j, इस तरीके से कोई भी नंबर लिखा होगा वो यहाँ पे अलाउड हो जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स लिटरल पाइथन सपोर्ट करता है। नंबर 4 पे यहाँ पे एक अलग लिटरल आ गया बूलियन। अब बूलियन जो है पाइथन के अंदर जितने भी कीवर्ड हैं वो सारे कीवर्ड स्मॉल लेटर से शुरू होते हैं, सारे कीवर्ड स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। बट बूलियन के अंदर जो हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक तो ट्रू का और दूसरा फॉल्स का। बूलियन में 2 ही वैल्यूज़ होती हैं, ट्रू का मतलब 1 और फॉल्स का मतलब 0। पाइथन में ये 2 कीवर्ड ऐसे हैं जिनका पहला लेटर कैपिटल होता है ना। ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपको, वो ये दे सकते हैं कि ट्रू और फॉल्स ये एक तरह का कीवर्ड है या नहीं है। तो छोटा टी नहीं यूज़ करोगे आप, सिर्फ ये 2 ही कीवर्ड है जिसमें पहला अक्षर बड़ा आएगा, बाकी सब इसमें स्मॉल आएंगे। और बाकी जितने भी बचते हैं, मतलब 31 बाकी के जो जितने भी कीवर्ड हैं वो सब स्मॉल लेटर में ही आते हैं। नंबर 5 पे आती है स्ट्रिंग। अलग कौन सा देखने को मिलेगा पाइथन में आपको, कॉम्प्लेक्स नंबर और बूलियन, ये दोनों लिटरल आपको अलग देखने को मिलेंगे, बाकी सेम है। और एक चीज़ जो डबल वाली ध्यान रखनी है, पाइथन डबल को सपोर्ट नहीं करता। नेक्स्ट हम बात करेंगे 4th नंबर पे डेटा टाइप की। कौन कौन से डेटा टाइप पाइथन सपोर्ट करता है उसकी हम एक लिस्ट पूरी देखेंगे। जो न्यूमेरिक डेटा टाइप हैं उनमें कौन कौन से आ जाएंगे, एक तो आपका इंट आ जाएगा, फ्लोट आ जाएगा और कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। ये यहाँ पे न्यूमेरिक जो टाइप है उनके अंदर आते हैं। नंबर 2 पे कौन सी डेटा टाइप है, बूलियन। नंबर 3 पे डिक्शनरी। नंबर 4 पे सेट। नंबर 5 पे नन और नंबर 7 पे, नंबर 6 पे सीक्वेंस टाइप। देखो बूलियन में क्या क्या आ जाएंगे, यहाँ पे 2 वैल्यूज़ होती हैं हमारे पास, एक तो ट्रू दूसरी फॉल्स। डिक्शनरी का कीवर्ड क्या होता है, DICT। सेट का सेट होता है। अब सेट भी 2 तरह के होते हैं, एक तो नॉर्मल सेट होगा और दूसरा होता है फ्रोज़न सेट। नन का कीवर्ड भी यही होता है, नन। और सीक्वेंस टाइप में आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको सीक्वेंस टाइप में ये कुछ अलग है यहाँ पे, एक तो होता है लिस्ट, एक होता है टपल और एक होती है यहाँ पे रेंज। ये इतने डेटा टाइप हमें ध्यान रखने हैं और हम इनको एक एक करके देखेंगे। देखो इंटीजर फ्लोट के सेम हैं, कॉम्प्लेक्स में मैंने आपको अभी नंबर दिखा दिया। ट्रू का मतलब होता है करेक्ट, मतलब 1 अगर कहीं पे है तो वो ट्रू है, 0 है तो वो फॉल्स है। ये डेटा टाइप्स कुछ हमारे लिए नई है, इनको अब हम 1 बाय 1 देखेंगे। बेसिक डेटा टाइप में आपको ये 5 डेटा टाइप दिखेगी, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बूल और STR का मतलब स्ट्रिंग। फिर हम बात करेंगे नंबर 1 पे लिस्ट की। लिस्ट को अब हम अच्छे से नए सिरे से समझेंगे, लिस्ट डेटा टाइप कैसे काम करती है। लिस्ट का मतलब क्या होता है, किसी नंबर की लिस्ट, किसी नाम की लिस्ट या फिर नंबर नाम की लिस्ट जो है हम मिक्स करके लिख सकते हैं। लिस्ट में बहुत सारे नाम होते हैं या बहुत सारे वेरिएबल होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स को जब आपको दिखाना है कि ये एलिमेंट पहला है ये दूसरा, तो कोमा का यूज़ करोगे आप बीच में उनको अलग करने के लिए। और लिस्ट शुरू की जाती है, लिस्ट हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिस्ट बनाई A, उसमें मैंने नंबर दिए हैं, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन किया, पहला नंबर दिया 2, दूसरा नंबर दिया 3, तीसरा जो है वो एक स्ट्रिंग दे दी मैंने हाई, और फिर फ्लोट नंबर दे दिया 5.5, फिर मैंने दे दिया 7 और इस लिस्ट को मैंने बंद कर दिया। ये होता है लिस्ट बनाने का तरीका।
लिस्ट अब कैसे कैसे इसको एक्सेस करेंगे, तो यहाँ पे ज़ीरो से लिस्ट शुरू होती है। इंडेक्स वैल्यू क्या है 0, 1 पे है 3, फिर 2, फिर 3 और 4। टोटल मिला के लिस्ट में कितने एलिमेंट है 5। इंडेक्स वैल्यू कहाँ से शुरू होती है 0 से। अब इनके हम कुछ आउटपुट निकालेंगे। आउटपुट कैसे निकालने होते हैं, A0 पे कौन सी वैल्यू आएगी, तो आउटपुट आएगा 2। A3 के ऊपर कौन सी वैल्यू आएगी 0, 1, 2, 3 मतलब 5.5। A-1 पे क्या आएगा, ये एक इसमें यहाँ पे नई चीज़ है, तो हमें ध्यान रखना है। आगे से लेफ़्ट साइड से जब शुरू करेंगे इंडेक्स वैल्यू 0 से शुरू होती है, राइट साइड से इंडेक्स वैल्यू -1 से शुरू होती है, -2, -3, -4, -5। ये इसमें कुछ इंटरेस्टिंग काम किया जा सकता है। और -1 का मतलब ये पहली ही वैल्यू को एक्सेस कर रहा है, तो प्रिंट क्या होगा यहाँ पे 7। ठीक है, ए को हमने प्रिंट करवाना है -3 से, तो क्या प्रिंट होगा, एक स्ट्रिंग प्रिंट होगी हाई। अब मुझे हाई की जगह पे लिखना है हेलो, तो मैं लिस्ट को मॉडिफाई भी कर सकती हूँ। जैसे ए ऑफ -3 से भी आप एक्सेस कर सकते हो इसे, और ए ऑफ 2 भी लिख सकते हो। ए ऑफ 2 पे मुझे लिखना है एक स्ट्रिंग हेलो। और अब मैं इस लिस्ट को प्रिंट करवाना चाहती हूँ कि प्रिंट ए ऑफ प्रिंट और ए जो है वो लिस्ट का नाम है। मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, मुझे एक लिस्ट मिलेगी 2, 3, हेलो, 5.5 और 7। अब इसमें मेन चीज़ें क्या ध्यान रखनी है, लिस्ट के जो एलिमेंट है उन्हें सेपरेट कैसे करना है, कोमा से। शुरू और एंड कैसे करना है, स्क्वायर ब्रैकेट से। इंडेक्स वैल्यू 0 से शुरू होती है, राइट साइड से भी इंडेक्स वैल्यू -1 से शुरू होती है। इस लिस्ट में हम कोई नंबर लिख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, उसमें नंबर को मॉडिफाई कर सकते हैं, नया नंबर ऐड कर सकते हैं। ये कुछ फंक्शन होते हैं लिस्ट के। नंबर 2 पे हम बात करेंगे टपल की। टपल सेम टू सेम लिस्ट की तरह होती है, उसको 1 बाय 1 देखेंगे इसमें क्या क्या फंक्शन है। एलिमेंट्स को अगर आपको सेपरेट करना है तो कोमा का यूज़ करना है। टपल अगर आपको लिखनी है, आपको छोटे वाले जो ये ब्रैकेट्स होते हैं इनको यूज़ करना होता है। टपल ऑर्डर्ड होता है लिस्ट की तरह, अनचेंजेबल होता है और डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ करता है टपल। ठीक है, लिस्ट चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने की थी। लिस्ट के ए ऑफ 2 पे वैल्यू क्या थी हाई, बट हमने चेंज करके क्या लिख दिया हेलो। एक टपल हम बनाते हैं TP नाम से, उसमें हम वैल्यू देते हैं 3, 4, हाई, 5.5, 3.4, ये नंबर दे दिए। ये वैल्यू क्या होगी, इसकी भी इंडेक्स वैल्यू 0 से यहाँ से शुरू होगी, 0, 1, 2, 3, 4। और राइट साइड से बात करें तो -1, -2, -3, -4, -5। T ऑफ 1 पे क्या आउटपुट मिलेगा, मुझे आउटपुट मिलेगा 4। TP 4 पे मुझे क्या आउटपुट मिलेगा 3.4। TP -2 पे मुझे क्या मिलेगा, वैल्यू मिलेगी 5.5। अब मैं एक काम करती हूँ, TP के जो -3 वाला ऑप्शन है हमारे पास, जगह है, जगह का नाम है -3, उसमें मुझे नंबर लिखना है, उसमें मुझे कुछ मॉडिफाई करना है, हेलो नाम लिखना है। यहाँ पे टपल में ये अलाउड नहीं है। आपने एक बार जो टपल बना दी उसको आप चेंज नहीं कर सकते, इसलिए बोला जाता है ये कैसी है, अनचेंजेबल है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो टपल होती कैसी है, लिस्ट की तरह होती है, बट रीड ओनली मोड के अंदर अगर हम बात करें लिस्ट की, तो वो कैसे बिहेव करती है टपल की तरह। लिस्ट के ऊपर हम ये रेस्ट्रिक्शन लगा दें कि आपको सिर्फ चेंज नहीं होना, ठीक है, तो वो टपल की तरह काम करने लग जाएगी। नंबर 3 पे आपको एक वर्ड देखने को मिलेगा, डेटा टाइप रेंज। रेंज में आप जो भी वैल्यू देते हो, जैसे 10, तो इसमें हमें आउटपुट में क्या मिलेगा 0 to 9। आपकी रेंज है 0 to 9। जैसे हम यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे ना, प्रिंट के अंदर क्या देना है, रेंज 10।
तो वो क्या प्रिंट करेगा, 0 to 9। ठीक है, इसका यूज़ कहाँ पे करेंगे वो हम क्वेश्चन में समझेंगे। बट ये जैसे एरे का यूज़ किया था ना हमने, 0 से लेके 9 तक हम एक लूप चलाते थे, वैसे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और एक लास्ट बात हम करेंगे डिक्शनरी की। डिक्शनरी में भी आपको एलिमेंट्स को अगर अलग करना है तो कैसे, कोमा से करोगे। डिक्शनरी में भी लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, उनको कोमा से अलग कर देंगे। और एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैशेस या फिर मंझले ब्रैकेट में इस तरीके से हमें लिखना होता है। 1 नंबर पे आप क्या लिखना चाहते हो वो वैल्यू हम यहाँ पे देंगे, फिर उसको हम कोमा से अलग करेंगे। नंबर 2 पे फिर कॉलन फिर वैल्यू लिखेंगे। नंबर 3 पे कॉलन फिर वैल्यू लिखेंगे। इस तरीके से डिक्शनरी में हम वैल्यू देते हैं। बस ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे कर्ली ब्रैशेस या मंझले ब्रैकेट का प्रयोग किया जाता है। एक डिक्शनरी हम बनाते हैं DI, उसमें वैल्यू देते हैं 1 पे देनी है हमें हाई, एक स्ट्रिंग दे दी मैंने। नंबर 2 पे मुझे देना है 2, नंबर 3 पे मुझे देना है हेलो, और नंबर 4 पे मुझे देना है 5.5, और ये बन गई आपकी डिक्शनरी। डिक्शनरी को अगर आप प्रिंट करवाओगे, प्रिंट DI, तो कैसे प्रिंट होगा, ये डायरेक्ट प्रिंट होगा। 1 पे हाई मिलेगा, फिर कोमा, 2 पे आपको 2 मिलेगा, कोमा, 3 पे आपको क्या मिलेगा, हेलो मिलेगा, और 4 पे आपको मिलेगा 5.5। इस तरीके से डिक्शनरी काम करती है। एक डेटा टाइप हमने पढ़ी थी नन। तो किसी वैल्यू में, किसी वेरिएबल में मैं अगर ऐसे लिख दूँ नन, और मुझे उसका टाइप चेक करना हो कि इसका टाइप क्या है, तो टाइप फंक्शन होता है, उसके अंदर आप जो वेरिएबल का टाइप चेक करना चाहते हो वो वेरिएबल का नाम दे दो। मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, नन टाइप। जैसे मैंने ए के अंदर वैल्यू डाल दी 2, अब मुझे चेक करना है इसका टाइप क्या है, तो मैं टाइप फंक्शन से ए को इसके अंदर रख दूँगी, और बाहर जो है मैं एक प्रिंट का फंक्शन लगा दूँगी। तो इसका टाइप कैसे प्रिंट होगा, इस वाले एंगल ब्रैकेट से शुरू होके नाम आएगा क्लास, और कोमा सिंगल जो है, सिंगल इन्वर्टेड कोमा लगेगा, अंदर आएगा इंटीजर टाइप का ये एक आपका वेरिएबल है, और एंगल ब्रैकेट से बंद हो जाएगा। इस तरीके से हमें एक आउटपुट मिलता है। अब पाइथन में अगर ऑपरेटर की बात करें तो इसमें देखो आपको नॉर्मल ऑपरेटर जो है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, इनका वो काम है जो अदर लैंग्वेज में होता है। डिवीज़न ऑपरेटर यहाँ पे आपको थोड़ा सा अलग मिलेगा। एक होता है नॉर्मल डिवीज़न, एक होता है फ्लोर डिवीज़न। ए में अगर हम 23 रखें और बी में हम 4 रखें, नॉर्मल डिवीज़न मेथड से करेंगे तो क्या आएगा, 4 पंजे 20, और हमें रिज़ल्ट मिलेगा 5.75। ये 5.75 तो रिज़ल्ट यहाँ पे पूरा पूरा आ गया। अगर नहीं आता, जैसे डिवाइड करें 100 को 3 में, तो हमें मिलेगा 3.3333। पाइथन में हमें फ्लोटिंग नंबर कितने लिख सकते हैं हम, कितने की परमिशन होती है, आप टोटल मिला के 16 डिजिट तक का नंबर लिख सकते हो। ठीक है, ये यहाँ पे अलाउड होते हैं। बात करें यदि फ्लोर डिवीज़न की, तो जब आप 23 के अंदर 4 का इस तरीके से फ्लोर डिवीज़न करोगे, इसका साइन होता है डबल डिवाइड वाला जो ऑपरेटर है वो लग जाएगा। तो 4 पंजे 20, 5 ही रिज़ल्ट आपको मिलेगा। अब फ्लोर डिवीज़न करते टाइम पे आपको ध्यान रखना है, दोनों संख्याएं चेक करनी है, इंटीजर है या फ्लोट है। दोनों इंटीजर है तो रिज़ल्ट आपको 5 मिलेगा। अगर दोनों में से कोई भी संख्या फ्लोट में होती, जैसे 25.5 को जब हम फ्लोर डिवीज़न करेंगे 4 से, तो ये क्या करता है, पॉइंट के बाद की कैलकुलेशन तो ये नहीं करेगा, बट ये रिज़ल्ट में आपको 5.0 दे देगा। ठीक है, इतना सा अलग होता है फ्लोर डिवीज़न। एक एग्जांपल और देखें, ए में अगर आप 29 रख दो, बी में अगर आप 3 रखोगे, दोनों को डिवाइड करोगे तो 3 निम 27 होते हैं, फिर 2 बचेंगे, पॉइंट लगा देंगे, देन 3 6 18, 3 6 18, 3 6 18, ऐसे ये टेबल चलती रहेगी। लास्ट में जो है 16वां डिजिट जो आएगा वहाँ पे 6 आ जाएगा, फिर आगे भी वो क्या चला जाएगा 6, बट 5 से ऊपर नंबर होते ही यहाँ पे तो आ जाएगा 7। पूरा टोटल नंबर क्या मिलेगा 9.6666, और ऐसे करते करते लास्ट जो 16वां नंबर होगा वो हमें मिलेगा 7। ठीक है, बट यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो जाएगा फ्लोर डिवीज़न। फ्लोर डिवीज़न अगर 29.2 में आप 4 का डिवाइड करोगे तो 4 साते 28, पूरा पूरा चला गया,
रिज़ल्ट क्या मिलेगा 7। फ्लोटिंग वाला एक नंबर यहाँ पे था, इस वजह से हम रिज़ल्ट में 0.0 लगा देंगे। फ्लोर डिवीज़न पॉइंट के बाद की कैलकुलेशन को वैसे ही छोड़ देता है, करता नहीं है। नॉर्मल डिवीज़न जो है वो कैलकुलेशन करता है और बिल्कुल पॉइंट में रिज़ल्ट निकाल के आपको प्रोवाइड करवाता है। बड़े से बड़ा आप 16 नंबर का डिजिट का नंबर लिख सकते हो जैसे, ठीक है। बाकी इसका क्वेश्चन किस तरीके से आएगा वो जब हम करेंगे ना तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। एक ऑपरेटर जो इसमें अलग होता है पाइथन में वो है ये डबल स्टार वाला ऑपरेटर। ये ऑपरेटर कैसे काम करता है, ए में अगर है 10, बी में है 2, डबल स्टार का मतलब ए को मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई, इस तरीके से आपने डबल स्टार लगा दिया। इसका मतलब है ए की पावर है ये, ठीक है। तो ए में कितनी है 10, 10 की पावर 2, रिज़ल्ट आपको मिलेगा 100। इस तरीके से ये ऑपरेटर यहाँ काम करता है। नया ऑपरेटर है पाइथन में ये, हमें एटलीस्ट इनके फंक्शन पता होने चाहिए कैसे ये काम करते हैं, ताकि एग्ज़ाम में जब आए तो ये हमें कुछ नए नए से नहीं लगे, ऐसा हो कि हाँ हमने इनके ऊपर काम कर रखा है। तो ये इतनी आपकी पाइथन जो है ये आपको करके जानी ही है और इसका आपको फुल रिवीजन करना है। साथ में जो भी आपके आगे अब पाइथन के क्वेश्चन आए उनको आप अटैम्प्ट करो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। इसका जो MCQ वाला वीडियो है वो मैं नेक्स्ट अपलोड कर दूँगी और वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर लेना। बाकी ये आपके लिए जिन्होंने हाथ भी नहीं लगाया ना वो आप इस वीडियो को देख के चले जाना। 1 बार 2 बार 3 बार लिखने का टाइम नहीं है तो रिवीजन कर लो। इसी वीडियो को आप बार बार देखो, आपको अच्छे से ये पूरा अच्छे से समझ में आना ज़रूरी है। एक बार और इसका रिवीजन देखते हैं कि डेवलप किया था गुइडो वैन रोसम ने 1991 में। लैब का नाम था CWE। इसका जो पहला वर्जन 1.0 आया था 94 में, दूसरा 2000 में, तीसरा 2008 में, अभी लेटेस्ट चल रहा है 3.10.4। पाइथन के फीचर हैं, बहुत ही इजी लैंग्वेज है, लिखने में लर्न करने में इजी है, फ्रीवेयर है, ओपन सोर्स लैंग्वेज है, क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है, किसी भी अदर लैंग्वेज के साथ में हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। डायनामिकली टाइप्ड है, आपको इसके वेरिएबल डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ये टाइप जो है अपने आप ले लेती है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा है, प्रोसीजरल ओरिएंटेड है, साथ में ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड है। अब पाइथन का जो कोड है वो अदर लैंग्वेज से मिला सकते हैं, जैसे सी में मिलाओगे तो आयरन पाइथन बनेगी, रूबी में मिलाओगे तो रूबी पाइथन बन जाएगी, जावा में मिलाओगे तो जे पाइथन, ठीक है। कुछ प्रसिद्ध फेमस इसके IDE प्रोग्राम हैं जैसे डी जेंगो, फ्लास्क, फाल्कन, नम्फी, पांडाज, मैटप्लॉटलिब, बॉटल, ठीक है। IDLE इसका एक प्रसिद्ध IDE है जो दोनों मोड को सपोर्ट करता है, इंटरैक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड। इसके सोर्स कोड को किस एक्सटेंशन से सेव किया जाता है .py। बाइट कोड किस एक्सटेंशन से सेव होता है .pyc। पाइथन का खुद का अपना इंटरप्रेटर होता है पाइथन नाम से, जो पाइथन के कोड को मशीन भाषा में चेंज करता है। अब पाइथन कौन से कोडिंग स्कीम पे काम करती है, तो यूनिकोड पे काम करती है, वो भी उसका कौन सा वर्जन UTF-8 पे। पाइथन एक केस सेंसिटिव भाषा है, इसमें ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। टोकन में क्या चीज़ अलग है, कीवर्ड में बात करें तो इसमें 33 कीवर्ड हैं। आइडेंटिफायर में ये भी अलाउड करता है अल्फ़ाबेट, डिजिट और हाइफन को, बट कंडीशन क्या है, हाइफन से अगर आप कोई भी शब्द को शुरू करोगे तो उसे बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट मान लिया जाता है। लिटरल की बात करें तो इंटीजर भी है, फ्लोट भी है और स्ट्रिंग भी है। नया क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर अलाउड करता है और बूलियन में 2 ऐसे कीवर्ड हैं जो फर्स्ट लेटर कैपिटल अलाउड करते हैं। बाकी हमें पता है कि कीवर्ड जो होते हैं वो छोटे अक्षरों में ही लिखे जाते हैं। डेटा टाइप कौन कौन सी है, न्यूमेरिक, बूलियन, डिक्शनरी, सेट, नन और सीक्वेंस टाइप। जो इसके बेसिक डेटा टाइप है उनमें इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बूल और स्ट्रिंग ये सब आ जाती हैं। लिस्ट की बात करें तो लिस्ट के जितने एलिमेंट हैं उनको सेपरेट करते हैं कोमा से। लिस्ट के अंदर एलिमेंट रखे कैसे जाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में। इस तरीके से लिस्ट आप रखोगे। बेस इंडेक्स वैल्यू क्या होती है, 0। पीछे से भी हम लिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, उसका इंडेक्स होता है -1। लिस्ट आपको अलाउड करती है अदर कोई भी चेंज करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए। नेक्स्ट है टपल, ये रीड ओनली लिस्ट मोड पे काम करता है। इसमें आप एक बार टपल लिख सकते हो, उसमें आप नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेव कर सकते हो, बाद में उसे आप चेंज नहीं कर सकते। रेंज क्या होती है, 0 से लेके 9 तक, इस तरीके से आप कोई भी संख्या ले सकते हो।
प्रिंट करवा सकते हो। डिक्शनरी में सारे एलिमेंट कोमा से सेपरेट किए जाते हैं। कर्ली ब्रैसेस में डिक्शनरी की सब वैल्यूज़ लिखी जाती है, वन और कॉलन लगा के, और फिर आप उसकी वैल्यू दे दो। नन एक डेटा टाइप इसमें स्पेशल डेटा टाइप है जो नन नाम से ही प्रसिद्ध है। और फिर बात करें ऑपरेटर की, तो ये बेसिक ऑपरेटर हैं और डिवीज़न ऑपरेटर यहाँ पे थोड़ा सा अलग होता है। नॉर्मल डिवीज़न अपने ही अलग, नॉर्मल डिवीज़न यहाँ पे बाकी जो अदर लैंग्वेज में डिवीज़न काम करता है वैसे ही काम करेगा। बट नया क्या है, फ्लोर डिवीज़न। फ्लोर डिवीज़न में यदि दोनों वैल्यू इंटीज़र हैं तो आपको इंटीज़र में ही बिना पॉइंट के रिज़ल्ट मिलेगा। अदरवाइज़ अगर आपका एक नंबर फ्लोटिंग में है तो आपको पॉइंट के अंदर नंबर मिलेगा, मगर पॉइंट के बाद वो कैलकुलेशन नहीं करेगा, पॉइंट के बाद आपको 0 लगा के दे देगा। फिर एक नया ऑपरेटर डबल स्टार ऑपरेटर, ये पावर ऑपरेटर होता है। इसका मतलब है a की पावर दूसरी संख्या b। यहाँ तक आप रिवीजन करो। वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, और यदि आपको ये थोड़ा बहुत भी हेल्प करे तो इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इसी तरह से चैनल पे बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।